Hello everyone, welcome to DPS biology classes, and today we are going to discuss about rhizopus. So let's start our video. So first come to its systematic position. So rhizopus belongs to kingdom Fungi, division Eumycotina, subdivision Zygomycotina, class Zygomycetes, order Mucorales, family Mucораceae, genus Rhizopus. So first we have to remember the systematic position of rhizopus. Then let's discuss about the vegetative structure of rhizopus. So rhizopus, commonly known as bread mold, then it is generally saprophytic in nature. That means it grows upon dead and decaying organisms and absorbs its nutrient from the dead and decaying matter. Then the most common known rhizopus is Rhizopus stolonifer. Then the plant body of rhizopus is known as thallus, which is made up of mycelium, and mycelium is made up of hyphae. As you know, hyphae is the thread-like structure, and here the hyphae is aseptate in nature and eucarpic and sinusoidal in nature. Then what do you mean by aseptate condition? इन एक्सेप्टेड कंडीशन हाइफी में कोई भी पार्टीशन वॉल नहीं पाया जाता है, मतलब कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है. अगर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है तो जो न्यूक्ली होते हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं. इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. देन इस कंडीशन को हम अदर वर्ड में सिनोसाइटिक कंडीशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं ना? सिनोसाइटिक कंडीशन. देन ये जो हाइफी होते हैं वो यूकार्पिक इन नेचर होते हैं, मतलब यहाँ पर वेजिटेटिव पोर्शन अलग होते हैं और रिप्रोडक्टिव पोर्शन भी अलग होते हैं. बोथ वेजिटेटिव पोर्शन एंड रिप्रोडक्टिव पोर्शन अलग होते हैं. देन एक मैच्योर राइजोपस के पास 3 डिफरेंट टाइप्स के हाइफी पाए जाते हैं. वो कौन से हाइफी होते हैं ना? स्टोलन्स होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं, देन स्पोरांजियोफोर्स होते हैं. ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के हाइफी होते हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है. ठीक है, मतलब ईच हाइफी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. देन लेट्स कम्स टू इट्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. So this is the vegetative structure of Rhizopus, a mature Rhizopus. Here the hyphae is broadly divided into 3 parts, that is the rhizoids, then the stolons, then the sporangiophores. Here the stolons is the vegetative reproductive part. दैट मीन्स जो स्टोलन्स होते हैं वो वेजिटेटिव हाइफी होते हैं. वो जनरली कहाँ पर ग्रो करते हैं ना? ठीक सबस्ट्राटम के ऊपर ग्रो करते हैं. वो सबस्ट्राटम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेड हो सकता है या कोई वेजिटेबल्स वगैरह हो सकते हैं या फिर कोई फ्रूट्स हो सकते हैं या फिर सॉइल भी हो सकता है. देन कोई भी सबस्ट्राटम के ऊपर ये वेजिटेटिव स्टोलन्स ग्रो करते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं ना? वेजिटेटिव हाइफी बोलते हैं. ठीक है, ये स्टोलन सबस्ट्राटम के ऊपर ग्रो करते हैं और जिस पॉइंट में ये स्टोलन सबस्ट्राटम की कांटेक्ट में आते हैं उस पॉइंट में क्या करते हैं वो स्टोलन्स एक नोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं ना? एक नोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसी नोड लाइक स्ट्रक्चर से हमारा राइजोइड्स ग्रो करता है. ठीक है, तो जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? Generally, the rhizoids are repeatedly branched, slender hyphae that arises from the node-like structure of the stolons and penetrate to the substratum and helps in the anchorage and absorption. ठीक है, तो जो राइजॉइड्स होते हैं वो स्टोलन के जो नोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ से ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं और पेनिट्रेट कहाँ पर पेनिट्रेट करते हैं ना? सबस्ट्राटम को पेनिट्रेट करते हैं, मतलब वो सबस्ट्राटम के अंदर ग्रो करते हैं. देन ये रिपीटेडली ब्रांच्ड होते हैं और इनका काम क्या होता है? वो एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, मतलब ये सबस्ट्राटम को पकड़ के धरने में मदद करते हैं. देन एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं. कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट हुआ या फिर वाटर हुआ उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. देन ये तो गया स्टोलन्स और राइजॉइड्स के बारे में. देन नेक्स्ट कम्स टू द स्पोरांजियोफोर्स. ये जो स्पोरांजियोफोर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव हाइफी होते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. जनरली जो स्पोरांजियोफोर्स होते हैं वो स्पोरांजियम बियर करते हैं और जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है. देन स्पोरांजियोफोर्स होते हैं वो जनरली स्टोलन से ग्रो करते हैं, मतलब जो स्टोलन्स का नोड पोर्शन होता है वहीं से स्पोरांजियोफोर्स ग्रो करते हैं. ठीक अपोजिट साइड ऑफ द राइजॉइड्स. ठीक जिस पॉइंट में राइजॉइड्स ग्रो करता है ठीक उसके अपोजिट पॉइंट से ही स्पोरांजियोफोर्स ग्रो करते हैं इन ए वर्टिकली अपवर्ड मैनर.
ठीक है, इन्हें वर्टिकली अपवर्ड मैनर वो ग्रो करते हैं। देन ये जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो अकेले भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो एक ग्रुप में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, देन इसका काम क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, मतलब ये राइजोपोस का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ये जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम बियर करता है, तो ये होता है उसका स्पोरेंजियम, जिसमें वो क्या करता है ना, स्पोर्स कंटेन करता है, और स्पोर्स राइजोपोस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, ये गया राइजोपोस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। देन नेक्स्ट कम्स टू इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। जनरली जो राइजोपोस होता है वो 2 मेथड में रिप्रोड्यूस करता है, मतलब एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरे माइकोटिना मेंबर्स की तरह जो राइजोपोस होता है वो भी स्पोर के मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, स्पोर के मदद से वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स के स्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं ना, स्पोरेंजियोफोर्स के स्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि राइजोपोस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप करते हैं, देन ये कैसे मैच्योर करते हैं, और कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमको पता है जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो जनरली स्पोरेंजियम बियर करते हैं, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमको पता है जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो जनरली स्टोलन से डेवलप करते हैं। ठीक है, तो स्टोलन के जो नोड पोर्शन होता है जहाँ से राइजोइड्स डेवलप होते हैं, ठीक उसके ऑपोजिट साइड में ही स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप करते हैं। तो जनरली क्या होता है, स्टोलन से एक आउटग्रोथ निकलता है, और उसी आउटग्रोथ के मदद से कुछ न्यूक्ली एंड साइटोप्लाज्म भी मूव करते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूक्ली एंड साइटोप्लाज्म उस आउटग्रोथ के अंदर मूव करते हैं। जैसे जैसे वो आउटग्रोथ बड़ा होता जाता है, जनरली क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्ली और साइटोप्लाज्म मूव करते हैं। तो जैसे कि कुछ न्यूक्ली और साइटोप्लाज्म मूव करते हैं, तो जो आउटग्रोथ होता है उसका जो टिप पोर्शन होता है वो एक वेसिकल या फिर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्ली एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि इसके अंदर न्यूक्ली एंड साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, इसीलिए जो प्रोजेक्शन होता है उसका टिप पोर्शन बॉल या फिर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ये स्पोरेंजियोफोर्स का यंग स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्ली एंड साइटोप्लाज्म उसके अंदर मूव करते हैं। ठीक है, माइग्रेट करते हैं। देन क्या होता है, ये जो यंग स्टेज में क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जनरली टिप पोर्शन में क्या होता है, जो सारे न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं वो सारे पेरीफेरी की तरफ मूव करते हैं, वो सारे क्या करते हैं ना, पेरीफेरी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और ये बीच में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। पेरीफेरी की तरफ भी प्रोटोप्लाज्म होते हैं, और बीच में कोई भी न्यूक्ली नहीं होता है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये जो आउटर प्रोटोप्लाज्म होता है उसको स्पोरोप्लाज्म बोला जाता है, और ये इनर पोर्शन जहाँ पर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसको कोल्यूमेला प्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, जो आउटर स्पोरोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म, बट द कोल्यूमेला प्लाज्म में क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये मैच्योर होता जाता है, जो कोल्यूमेला प्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल फॉर्म होते हैं, और ये ग्रेजुअली कोल्यूमेला फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोल्यूमेला का फॉर्मेशन होता है, और कोल्यूमेला में क्या होता है, बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं एंड साइटोप्लाज्म होते हैं। और जो स्पोरोप्लाज्म होता है वो स्पोरेंजियम को डेवलप होता है, वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्ली पाए जाते हैं और प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, जो न्यूक्ली पाए जाते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बहुत सारे न्यूक्ली बनाते हैं। देन जब ये स्पोरेंजियोफोर मैच्योर होता है तभी क्या होता है, जो सारे न्यूक्ली होते हैं वो अपने सराउंडिंग में कुछ साइटोप्लाज्म होता है उसको गैदर करते हैं और अपने सराउंडिंग में एक वॉल फॉर्मेशन करते हैं। तो वॉल के अंदर क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्म होता है, एक और कुछ न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करके यहाँ पर जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर पार्टीशन वॉल क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब स्पोरेंजियोफोर मैच्योर होता है तो जो स्पोरेंजियम का कवर है ये रप्चर हो जाता है। जो स्पोरेंजियम का कवर होता है वो रप्चर हो जाता है। जब स्पोरेंजियोफोर का कवर रप्चर होता है, जो सारे स्पोर्स होते हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं।
इस टाइम में क्या होता है, जो कोल्यूमेला होता है वो इन्वर्टेड बेसिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, इन्वर्टेड बेसिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि ये स्पोर को बाहर रिलीज होने में मदद करता है। जनरली जो स्पोर बाहर रिलीज होते हैं जब एक सूटेबल कंडीशन आता है, देन फिर उनसे क्या होता है, हाइफी फॉर्मेशन होता है। वो स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और उनसे हाइफी का जर्मिनेशन होता है। देन ये जो हाइफी होते हैं बाद में वेजिटेटिव हाइफी में डेवलप होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं ना, स्टोलन बोलते हैं। फिर बाद में उससे राइजोइड्स देन स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप करते हैं, जो कि एक मैच्योर राइजोफोर्स फॉर्मेशन करता है, जो कि एक मैच्योर राइजोफोर्स फॉर्मेशन करता है। तो ये राइजोपस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैच्योर राइजोपस होता है जहाँ पर स्टोलन से स्पोरेंजियोफोर्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्टोलन से स्पोरेंजियोफोर्स का फॉर्मेशन होता है। और स्पोरेंजियोफोर्स क्या बियर करता है ना, स्पोरेंजियम बियर करता है, और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब स्पोरेंजियोफोर्स मैच्योर हो जाता है तो स्पोरेंजियोफोर्स का वाल जो है वो रप्चर होता है और सारे जो स्पोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। इसी टाइम में क्या होता है, जो कोल्यूमेला होता है वो इन्वर्टेड बेसिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कौन सा स्ट्रक्चर ना, इन्वर्टेड बेसिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि स्पोर को रिलीज होने में मदद करता है। देन ये सारे जो स्पोर्स होते हैं वो जब एक फेवरेबल कंडीशन आता है तब वो जर्मिनेट करते हैं। तो स्पोर से क्या होता है, वेजिटेटिव हाइफा का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव हाइफा को हम क्या बोलते हैं ना, स्टोलन्स बोलते हैं। और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है या फिर मैच्योर राइजोफोर्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा राइजोपस का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है।